हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित मिश्रा और आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ईडीएम का एक शॉर्ट रिवीजन। इलेक्ट्रो डायनमोमीटर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका हम यहाँ पे शॉर्ट में एक रिवीजन करने जा रहे हैं। ये आपका रिवीजन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ए जेई गेट ईएससी एग्जामिनेशन कोई भी देने जाते हैं, आप इस रिवीजन को अगर आप कर लेंगे तो ये 30 या 45 मिनट का जो रिवीजन होगा इसमें अपन पूरा ईडीएम कवर कर लेंगे, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस इतना जितना आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन उसके लिए पूरा सफिशिएंट कंटेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ईडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईडीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, राइट। इसका जो फुल फॉर्म होता है, डायनेमो यहाँ पे एक वर्ड आता है। डायनेमो का मतलब क्या होता है? डायनेमो मतलब होता है दो। दो मतलब यहाँ पे ये टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके इस टाइप की मीटर में दो कॉइल होगी, एक होगी फिक्स्ड कॉइल, एक होगी मूविंग कॉइल। मतलब आपके पास इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में दो कॉइल होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉइल, मूविंग कॉइल। इसके पहले जो आपने मीटर पढ़ा है पीएमएमसी और एमआई, इनमें ऐसा नहीं था, इनमें एक ही कॉइल थी। कैसे? पीएमएमसी में जो कॉइल थी वो मूविंग कॉइल थी, एमआई में जो कॉइल थी वो आपकी कैसी कॉइल थी? वो फिक्स्ड कॉइल थी, राइट। पीएमएमसी आपका सिर्फ डीसी के लिए यूज होता था, इसमें हमने परमानेंट मैग्नेट यूज किया था। इसका टॉर्क टू वेट से बहुत ज्यादा होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये एसी पे यूज नहीं होता, पावर मेजरमेंट यूज नहीं होता। ये पीएमएमसी कुछ खास बातें थी जो अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं। मूविंग आयरन की बात करें तो मूविंग आयरन में क्या था? एसी डीसी दोनों के लिए यूज होगा, बट ऐसा नहीं अगर आपने इसको एसी के लिए बनाया है तो डीसी के लिए यूज नहीं होगा। अगर आप इसको डीसी के लिए बनाया तो आप एसी के लिए यूज नहीं होगा। मतलब ये आपका ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ठीक है ना। इसमें फिक्स्ड कॉइल होती है जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट था, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, और इसका टॉर्क टू वेट रेशियो कम होता है एज कंपेयर टू पीएमएमसी, जिसकी सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ईडीएम में हम क्या करते हैं, हमको ये चाहिए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाना है। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हमारा जो फिक्स्ड कॉइल है, हमारे पास जो मूविंग कॉइल है, दोनों कॉइल का जो कोर है वो हम वहां पे एयर कोर रखेंगे, जिससे हमारा हिस्टेरिसिस लॉस या हिस्टेरिसिस एरर जीरो हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी सपोर्ट्स हैं वो सब नॉन मेटल रखेंगे, जिससे हमारा एडी करंट एरर भी जीरो हो जाए। जिससे हमको क्या देखने को मिलेगा? हमारा हिस्टेरिसिस एरर जीरो है, हमारा एडी करंट जीरो है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्या बन पाएगा? ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट बन पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारा जो ईडीएम है वो ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट है। दैट मीन्स आपको एसी और डीसी के लिए सेपरेट कैलिब्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो इंस्ट्रूमेंट एसी के लिए बने हैं वो डीसी में रीड कर पाएंगे, और आपको जिसको डीसी के लिए बनाया वो एसी के लिए रीड कर पाएंगे विदाउट एनी सेपरेट कैलिब्रेशन, राइट। अब जैसा मैंने बोला, दो कॉइल हम यूज करते हैं, एक है फिक्स्ड कॉइल, एक होती है मूविंग कॉइल। हम यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आपने एयर कोर यूज किया है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है। तो आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड इंप्रूव करना पड़ जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे इस फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने, ये फिक्स्ड कॉइल बाय टू, फिक्स्ड कॉइल बाय टू। अगर दोनों पैरेलल में रहेंगे तो उनका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे करते हैं कि अगर हमको अभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए तो हम दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। अगर हमको नॉर्मल ऑपरेशन करना है तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। मतलब हम यहाँ फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सीरीज पैरेलल करके अपन के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें वर्किंग प्रिंसिपल की ईडीएम का, तो वो क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है, करंट पास करोगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल तो काम कर ही रहा है, साथ में लॉरेंस प्रिंसिपल भी काम कर रहा है, जो कि आपका पीएमसी मीटर भी आपका इसी इंस्ट्रूमेंट पे काम करता था। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए आपने स्प्रिंग कंट्रोल लगाते हैं अपन यहाँ पे, और डैम्पिंग टॉर्क के लिए हम यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग लगाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। तो हम यहाँ पे आपका एडी करंट डैम्पिंग तो लगा नहीं पाएंगे, और फ्लूइड फिक्सर अपन लगाना नहीं चाहते कि अपन इंस्ट्रूमेंट हमको फिर पोर्टेबल रखना होगा, मतलब आपका वहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में रखना होगा, वो इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल नहीं बन पाएंगे। इस वजह से अपन वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग तो यूज कर नहीं पाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा कि आपको कौन सी डैम्पिंग यूज करनी है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये वाला जो कोर आप देख पा रहे हो ना, ये आपका कौन सा है? फिक्स्ड कॉइल। उसके दो पार्ट बताए मैंने, एक हो गया फिक्स्ड कॉइल बाय टू, एक हो गया फिक्स्ड कॉइल बाय टू। आप इनको सीरीज पहले कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फिक्स्ड कॉइल हो गया। जो यहाँ पे आप पार्ट देख पा रहे हो दैट इज योर मूविंग कॉइल। आप यहाँ पे जो पार्ट देख पा रहे हो दैट इज योर मूविंग कॉइल, ठीक है ना। अब होता क्या कि जो भी आपको करंट वोल्टेज आपको मेजर करना, आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे,
तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा यहाँ पे ऐसा कुछ। हाँ मानता हूँ वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा ना। ओके, अब जैसे ये फिक्स्ड कॉइल है, ये फिक्स्ड कॉइल में जो करंट जा रही है, कुछ मूविंग कॉइल में भी करंट जाएगी। वो करंट कैसे जाएगी वो आपको आगे चल के पता चलेगा सर्किट में। तो यहाँ पे जो करंट आएगी, तो स्प्रिंग से होती करंट ऐसे होकर ऐसे निकल जाएगी। जब करंट ऐसे निकल जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट ऐसे जाएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, लॉरेंस प्रिंसिपल, जिसकी वजह से आपके इस कंडक्टर पे जो एक कॉइल है, इनने अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, और ये आपके जो कंडक्टर्स हैं इनमें आपके पास यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो इन पे क्या लगेगी, यहाँ पे फोर्स लगेगी, जैसे आपके कंडक्टर यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो स्पिंडल वो भी मूव करेगा, जब स्पिंडल मूव करेगा तो आपका यहाँ पे जो पॉइंटर अटैच है वो भी आपका मूव करेगा, जिससे आपको मिल जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए आपने यहाँ पे स्प्रिंग लगाई हुई है, और आपको डैम्पिंग टॉर्क के लिए आपने यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सी स्प्रिंग यूज करें, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग में करंट कैरी कर रहा है, देखो ना आप लोग का स्प्रिंग यहाँ पे करंट कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से हमें जो यहाँ पे स्प्रिंग लगाना होगा दैट शुड बी स्पाइरल स्प्रिंग। आप यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि हेलिकल स्प्रिंग हम तब लगाते हैं जब उसके थ्रू करंट पास ना हो। ओके, तो हमें यहाँ पे स्पाइरल स्प्रिंग लगाना होगा। एक बात और आपको समझनी होगी, जैसे ये आपका हेलिकल या आपका स्पाइरल स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग में आपका टेम्परेचर फिट भी होता है। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे करंट स्प्रिंग से होके जा रही है, तो आप यहाँ पे ज्यादा करंट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाँ, तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे जो करंट होगा बहुत कम अमाउंट में आपको प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि जो स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है वो आपकी हेयर थिकनेस की है। इनमें अगर आप ज्यादा करंट प्रोवाइड कर दोगे तो ये आपकी बर्न आउट हो जाएंगे, तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा लिया, कंट्रोलिंग टॉर्क लगा लिया, और हमने यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क भी लगा लिया। फिर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर इसके प्रिंसिपल को देखना चाहें, तो फिक्स्ड कॉइल तो आपका मतलब फिक्स रहेगा, मूविंग कॉइल आपका मूव करेगा, नाम ही मूविंग कॉइल। जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी टॉर्क नहीं लग रहा, तो आपका मूविंग कॉइल ऐसा था, कुछ टॉर्क लगेगा तो मूविंग कॉइल मूव कर जाएगा। मतलब उससे क्या होगा, जैसे टेढ़ा हो गया ये, तो होगा क्या कि जब दो कॉइल आपस में रखी हैं, उनके बीच का जब ओरिएंटेशन चेंज होगा तो उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस तो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है, क्या आपका वो चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। तो हम यही बोलेंगे हमारा जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के चेंज पे काम करता है, चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। याद रखिएगा, मूविंग आयरन आपका किस पे काम कर रहा था, वो चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस था। यहाँ पे क्या है, चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इस पॉइंट को आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो थीटा वो किसका फंक्शन है, थीटा इज फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन एंगल भी आपका यहाँ पे चेंज होगा। ओके, तो अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो हमने कैसे निकाला, वैसे मेरे पास फिक्स्ड कॉइल है, उसका मैंने करंट मान लिया कि I1, आपके पास I1 करंट फ्लो हो रही है, उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस वो L1 है। वैसे मूविंग कॉइल है, उसका आपका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, उसमें करंट I2, ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने। तो आपका फिक्स्ड कॉइल में कितनी एनर्जी होगी, हाफ L1 I1 स्क्वायर। मूविंग कॉइल में कितनी होगी, हाफ L2 I2 स्क्वायर। आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, M I1 I2। तो आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। तो अगर हम इसको निकाल लें यहाँ पे, E इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जीरो एनर्जी का सम कर दिया मैंने, तो आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा क्या, चेंज इन एनर्जी डी अपॉन डी थीटा। अगर आप पूरा पुट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये फंक्शन रहेगा, क्योंकि L1 L2 तो कांस्टेंट है ना, लेकिन आपका M कांस्टेंट नहीं है। क्यों M कांस्टेंट, क्योंकि M आपका फंक्शन है थीटा का। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 I2 बाहर आ जाएगा, dm अपॉन डी थीटा। ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा, TD इक्वल टू I1 I2 dm by d theta। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फॉर ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले लें, तो मैंने यहाँ पे किया है I1 I2 को इंस्टेंटेनियस, मतलब I1 ले लिया मैंने यहाँ पे क्या, IM1 sin ओमेगा 2, और I2 ले लिया मैंने यहाँ पे क्या, IM2, मतलब कुछ दूसरा मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे, ठीक है, IM2 साइन, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम ही रहेगी, बस यहाँ पे फेज डिफरेंस लिया मैंने। तो आपका यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड और फेज चेंज यहाँ पे चेंज करके मैंने देख लिया। तो I2 आपका कितना हो जाएगा, IM2 sin ओमेगा t माइनस 5। तो मेरा जो आपका जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है वो कितना बन जाएगा, दैट विल बी वैल्यू आप प्रोवाइड कर दो यहाँ पे,
अच्छा याद रखना यहाँ पे जो फाई है ये आपका पावर फैक्टर एंगल नहीं है, क्योंकि ये I1 और I2 के बीच का एंगल है, ना कि वोल्टेज करंट के बीच का एंगल। तो याद रखना जो यहाँ पे फाई है वो आपका पावर फैक्टर एंगल नहीं है, वो चीज मैंने मेंशन भी करी यहाँ पे। फाई इज नॉट अ पावर फैक्टर एंगल, इट इज जस्ट अ फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2। ये आपका I1 और I2 के बीच का फेज डिफरेंस है, ये आपका पावर फैक्टर एंगल नहीं है, राइट। फिर अगर पूरा हम डेरिवेशन करें, एवरेज टॉर्क निकालें, तो हमको जो एवरेज टॉर्क मिलता है क्या मिलता है, टीडी एवरेज इक्वल्स टू I1, ये आपका आरएमएस वैल्यू I1 का यहाँ पे, ठीक है, ये आपका I1 का आरएमएस वैल्यू है, इनटू I2, ये भी आपका आरएमएस वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा I1 I2 cos phi, cos phi यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं है, दिस इज जस्ट अ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन I1 एंड I2, ये आपका पावर फैक्टर एंगल यहाँ पे नहीं है। आप ऐसा याद कर लो, cos phi क्या है, इन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन। सीधा याद रखना, cos phi क्या है, इन दोनों के सामने क्या रहा है I1 I2, इन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन आपका यहाँ पे cos phi है। दिस इज नॉट अ पावर फैक्टर एंगल। और यहाँ पे जो I1 I2 है दोनों ये आपके क्या है, आरएमएस वैल्यू। ये डेरिवेशन आप लोग याद रखिएगा, मतलब ये जो रिजल्ट है वो याद रखिएगा। और जो आपने टॉर्क निकाला वो कौन सा टॉर्क निकाला है, दैट इज योर एवरेज टॉर्क। जो टॉर्क आप निकाल रहे हो यहाँ पे दैट इज योर एवरेज टॉर्क, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे और आगे अपन थोड़ी चीजों को देखते हैं, तो अब बात आती है कि हम ईडीएम को एमीटर कैसे बनाएंगे। तो ईडीएम को अगर आपको एमीटर बनाना तो क्या करना होगा, फिक्स्ड कॉइल है, मूविंग कॉइल है और लोड है, तो हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमको ईडीएम इंस्ट्रूमेंट को एमीटर बनाना हो तो हम फिक्स्ड कॉइल को, मूविंग कॉइल को और लोड को, तीनों को हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन बनता है। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा ना वो कितना आएगा, I1 स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे I1 और I2 सेम हो जाएंगे। तो अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे ना, यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे आप कितना आ जाएगा, I स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपका टॉर्क है जो टीडी है वो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा। मतलब यहाँ पे I स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, जो स्केल होगी आपके ईडीएम एमीटर की दैट विल बी योर नॉन लीनियर स्केल। आपकी जो स्केल होगी वो नॉन लीनियर होगी, और जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो ईडीएम एमीटर है, वो आपका क्या वैल्यू रीड करेगा, आरएमएस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे I स्क्वायर आ रहा है तो ये आपका आरएमएस वैल्यू रीड करेगा, राइट। सिमिलरली अगर आपको ईडीएम को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, फिक्स्ड कॉइल, मूविंग कॉइल, वो दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे एज सिमिलर टू एमीटर। लेकिन आप यहाँ पे लोड के सीरीज में लगाओगे, लोड के अक्रॉस में लगाओगे, मतलब लोड हो गया और लोड के अक्रॉस में क्या है, फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप ऐसे कन्वर्ट करोगे ईडीएम को किसमें, वोल्टमीटर में, राइट। ओके, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा जो टीडी का जो डेरिवेशन आएगा वो कितना आएगा, इतना कुछ आएगा, वी स्क्वायर आर एस स्क्वायर डीएम बाई टी। मतलब आपका जो टीडी किसके प्रोपोर्शनल है, वो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। मतलब आपका जो स्केल होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, पहली चीज। दूसरी, जो मीटर होगा कौन सी वैल्यू रीड करेगा, वो आपका आरएमएस वैल्यू रीड करेगा, राइट। जो आपका मीटर होगा वो आरएमएस वैल्यू यहाँ पे रीड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम ईडीएम को वॉट मीटर भी बना सकते हैं। अभी तक पीएमएमसी और एमआईएमई कहता है कि वो वॉट मीटर नहीं बन पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप इनको वॉट मीटर भी बना सकते हो। तो कैसे आप इनको वॉट मीटर में कन्वर्ट करोगे वो चीज अपन देखते हैं। तो हमको ईडीएम को वॉट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज समझना होगा। जैसे मेरे पास ये फिक्स्ड कॉइल थी, हम फिक्स्ड कॉइल को लोड के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। और हमारी जो मूविंग कॉइल थी उसको हम लोड के अक्रॉस में रखेंगे। तो आपका जो फिक्स्ड कॉइल है वो कौन सी करंट कैरी करेगा, जो लोड में करंट है। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं करंट कॉइल। क्यों बोलते हैं फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल, क्यों बोला जाता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉइल सेम करंट कैरी करता है जितना लोड में करंट है। इस वजह से फिक्स्ड कॉइल का नाम क्या होगा यहाँ पे, करंट कॉइल, राइट। वैसे सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या है, मूविंग कॉइल है। हमारे पास यहाँ पे क्या मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल के पास कौन सा पोटेंशियल है, जो लोड के पास पोटेंशियल है। इस वजह से हम मूविंग कॉइल को क्या बोलते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल। हमारे मूविंग कॉइल का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कॉइल, क्योंकि हमारे मूविंग कॉइल के पास उतना पोटेंशियल है जितना कि लोड के पास पोटेंशियल है, अगर हम इसके रेजिस्टेंस को जीरो मान ले तो। इस वजह से हम मूविंग कॉइल को क्या बोल देते हैं, आपका पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल या फिर वोल्टेज कॉइल। फिक्स्ड कॉइल को हम क्या बोलेंगे, करंट कॉइल। याद रखना आपके वॉट मीटर के नाम चेंज हो चुके हैं, ठीक है, ओके। अब अगर हम इसका डेरिवेशन निकालने जाए, पूरा वैल्यू पुट करके देखें, तो हम क्या देख पाते हैं कि हमारा जो डेरिवेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, IL VL अपॉन RSC cos phi dm by dt। अब यहाँ पे चेक करोगे cos phi क्या है, मैंने बताया था कि इसके सामने क्या है, यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे क्या VL IL है। VL मतलब अभी तक जो cos phi था, अभी तक जो पावर फैक्टर एंगल नहीं था, जो पावर फैक्टर नहीं था अभी तक,
एमीटर और वोल्ट मीटर में ये अभी पावर फैक्टर नहीं था, लेकिन हमने वॉट मीटर में ऐसा कनेक्शन बनाया है कि जो ये cos फाई एंगल है ये किसका बीच का एंगल बन गया आपका, ये I1 और मतलब VL और IL के बीच का एंगल, मतलब ये अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें पावर फैक्टर में। तो दिस इज अ पावर फैक्टर। तो हम टीडी की बात करें तो टीडी किसका प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे, टीडी इज कमिंग प्रोपोर्शनल टू पी। पी मतलब यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर है क्या, नहीं, मतलब आपका जो स्केल होगा वो लीनियर होगा और ये आपका एक एवरेज पावर को रिस्पॉन्ड करेगा। जो आपका ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी एवरेज टॉर्क को, एवरेज पावर को रिस्पॉन्ड करेगा। ये बहुत अच्छी चीज है ना, और इसकी स्केल भी आपके पास यहाँ पे क्या है, लीनियर है, राइट। तो एक बात ध्यान देना, समझना सभी लोग, जो हमने यहाँ पे पूरा वर्किंग किया है, वॉटमीटर बनाया है, उसके लिए एक बात का ध्यान देना होगा कि हमारा जो पोटेंशियल कॉइल का नेचर है वो हमेशा रेजिस्टिव होना चाहिए, हाईली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव नहीं बोलूंगा मैं, हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, पोटेंशियल कॉइल देख के डायरेक्टली हाईली रेजिस्टिव मत बोल देना, पहले इसको जानना कि वॉट मीटर की बात कर रहा है कि एनर्जी मीटर की बात कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल कॉइल दोनों में होती है। पोटेंशियल कॉइल आपके वॉट मीटर में भी होती है, पोटेंशियल कॉइल आपके एनर्जी मीटर में भी होती है। वॉट मीटर में होती है हाईली रेजिस्टिव, लेकिन एनर्जी मीटर में होती है हाईली इंडक्टिव। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन सर्किट देके कि आप वॉट मीटर की रीडिंग निकाल लो, तो घबराना नहीं है। आप क्या करना है, सीधा फॉर्मूला याद करना है, वीपीसी मतलब पोटेंशियल कॉइल चेक करना कहाँ आपके पास, उसमें कितना वोल्टेज ये पता करना है। करंट कॉइल कहाँ पे है, करंट कॉइल में कितना करंट है वो पता करना है आपको। इन दोनों के बीच में कितना पावर फैक्टर एंगल है, मतलब कितना आपके पास इनके बीच के फेज डिफरेंस है, उनका कोसाइन लेके आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो गया किसी भी क्वेश्चन पे आपको वॉट मीटर रीडिंग निकालने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी हुआ है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस बताऊंगा। सबसे पहले आप चेक करोगे पोटेंशियल कॉइल, ये पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज कितना आपके पास 100, तो आपको वीपीसी तो मिल गया, ठीक है ना। आपका करंट कॉइल क्या है, करंट कॉइल ये है, इसमें कितनी करंट होगी, आपने यहाँ पे 400 वोल्ट दिया, यहाँ पे 4+3 है, तो आप यहाँ पे करंट भी निकाल लोगे, आईसीसी भी निकाल लोगे, तो आपको वीपीसी मिल जाएगा, आईसीसी मिल जाएगा। इनके बीच का देखो, इसका एंगल तो आपको दिया है, आप इसका एंगल और निकाल लोगे, इनके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा उसका कोसाइन लगा के मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आईसीसी निकाल लिया, तो कुछ अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया और एंगल आ गया। वीपीसी में क्वेश्चन पहले से दिया हुआ था, तो वीपीसी आईसीसी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देख करके हमने इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। सिंपल है ना, कॉन्सेप्ट सिंपल है। लेकिन अभी ये एई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जे एग्जामिनेशन में इतना डेप्थ में तो नहीं पूछ जाएगा। जैसे आप लोग व्यापम सभी जगह तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से, लेकिन तब भी आप पढ़ के जाएं तो अच्छी बात है। पहले आप बेसिक चीजें तो कर ही लें, बाद में आपको डेप्थ में जाओ तो डेप्थ में जा सकते हैं। हमारे पास जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है उसके दो कनेक्शन होते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये हमारा पास वॉट मीटर है, ठीक है, ये आपके ऊपर एक करंट कॉइल है, नीचे वाले हमारे पास पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लोड है, तो इसका हम एक काम करते हैं, टर्मिनल्स बता देते हैं, टर्मिनल्स कैसे, जैसे ये मेंस है, सप्लाई मेंस है, इसको हम बोलते हैं एम टर्मिनल्स। ये करंट कॉइल का एम टर्मिनल है, ये लोड का मतलब आपका पोटेंशियल कॉइल का एम टर्मिनल है। सिमिलरली ये आपका लोड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोड टर्मिनल, ये हो जाएगा लोड टर्मिनल। अब हम क्या कर सकते हैं, वॉट मीटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, दो तरह के कनेक्शन बना सकते हैं। पहला मेन कॉमन, हमने मेन को कॉमन कर दिया, या फिर लोड कॉमन। हम दो तरीके से यहाँ पे वॉट मीटर कनेक्शन बना सकते हैं, पहला मेन कॉमन या फिर आपका लोड कॉमन। दोनों तरह के हम यहाँ पे ईडीएफ के कनेक्शन बना सकते हैं, मेन कॉमन एंड लोड कॉमन। आई होप ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मेन कॉमन कनेक्शन में क्या होता है कि अगर हम मेन कॉमन कनेक्शन की बात करें, तो ये हमने दोनों को मेन को कॉमन किया, तो जब मेन को कॉमन कर देंगे, जब मेन को कॉमन कर देंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास यहाँ पे जो करंट कॉइल है, जो हमारा करंट कॉइल है वो कौन सा करंट कैरी कर रहा है, लोड करंट, मतलब आईएल। तो ये हमारा आईसी कितना हो जाएगा, आईएल। हमारे पास पोटेंशियल कॉइल में कितना वोल्टेज हो जाएगा, इसमें वीसीडी, वीपीसी कितना होगा, क्या बोलोगे, वीएल प्लस आईएल आरसी, वीएल प्लस आईएल आरसी। तो अगर हम यहाँ पे डब्ल्यूएम निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा, वीएल आईएल इंटू आईएल स्क्वायर आरसी। ये आपका क्या ट्रू पावर है, लेकिन ये आपका एरर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको कहने का मतलब ये है कि अगर मेन कॉमन कनेक्शन यूज करते हो, तो जो करंट कॉइल का जो पावर है वो आपका लॉस माना जाता है, ठीक है ना। तो वो आपका एरर है, आईएल स्क्वायर आरसी, मतलब जो करंट कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो पावर लॉस आया, उसको हम बोलते हैं मेन कॉमन एरर, मेन कॉमन कनेक्शन का एरर, आईएल स्क्वायर आरसी। इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे भी बोल सकते हैं कि आपका अगर मेन कॉमन कनेक्शन पे एरर को कम रखना, तो आपका करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर हम इसका परसेंटेज एरर भी निकाल दें फॉर्मूले पुट करके, तो ये हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो।
इससे हम क्या बोलते हैं कि अगर परसेंटेज अगर आपको कम रखना है तो आरसी कम रखो या फिर लोड रेजिस्टेंस ज्यादा रखो, मतलब जहां पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी आप एमसी का वहां पे यूज करो, है ना। और क्या बोलोगे, जैसे कि अगर आपको जो एरर है वो क्या आपके पास आईएल स्क्वायर आरसी, मतलब आपका आईएल करंट जितना कम होगा उतना अच्छा आपके लिए, क्योंकि करंट का मतलब आपका एरर भी कम होगा। मतलब आप क्या करोगे, मेन कॉमन कनेक्शन को हाई वोल्टेज और लो करंट कनेक्शन के यूज कर लो, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होगा उससे आपका एरर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको करंट कम रखना है ना कि वोल्टेज, है ना। तो अगर आप यहाँ पे करंट कम कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा काम आप यहाँ पे कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा है, देखना आप लोग। पहला क्या लिखा मैंने, टू रिड्यूस एरर करंट कॉइल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, वेरी गुड, ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, टू रिड्यूस एरर मूविंग कॉइल कनेक्शन इज प्रिफर्ड फॉर लोड हैविंग लेस करंट, राइट, जो मैंने बताया आपको। मोर वोल्टेज, मतलब मोर वोल्टेज तो सुटेबल है और लेस करंट तो सुटेबल है। तीसरा पॉइंट बोला कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए आपका हाई, मतलब जहां पे भी लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा आप वहां पे एमसी रेजिस्टेंस को यूज करोगे। और तीसरी बात अपन क्या बोलेंगे कि हम अगर जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जो आपका मेन कॉमन कनेक्शन है उसमें हमारा जो WM, मतलब जो हमारी एरर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, एरर का पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपका वॉट मीटर जो वैल्यू रीड करेगा दैट विल बी ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, मतलब अगर ट्रू वैल्यू आपकी 100 वॉट है तो वॉट मीटर आपका 100 वॉट से ज्यादा रीडिंग ही शो करेगा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि मुझे यहाँ तक बताने थे। तो अभी की क्लास में हमने पूरा ईडीएम तो कंप्लीट नहीं किया है लेकिन एक बेसिक कवर कर लिया है ना। तो एक क्लास अपन को और लगेगी जहां पे हम ईडीएम को और डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर अपन यहाँ पे ईडीएम को कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपने नए मीटर पे चले जाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए अपन इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में जहां पे अपन ईडीएम को कंप्लीट करेंगे। आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सीरीज सभी सब्जेक्ट के लिए हो, क्योंकि ये सीरीज मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों ले पा रहा हूँ, क्योंकि लाइव में होता क्या कि रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम टाइम पे पूरा कंटेंट हो पाए। डिटेल पढ़ना है तो मैंने यही सब्जेक्ट जो आपको बता रहा हूँ, ये पूरा सब्जेक्ट मैंने आपके एप्लीकेशन पे लगभग 70 to 80 आवर्स में कराया, बहुत आराम से कराया। जितनी चीजें आपको बता रहा हूँ मैं सारी चीज लिख के बताई मैंने वहां पे, बहुत आराम से कराया। लेकिन अभी ये जो चीज है वो आराम से करने वाला नहीं है। मैं अभी जो मेरे पेड स्टूडेंट है और जो मेरे फ्री यूजर है उनको मैं एक शॉर्ट रिविजन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, ना कि डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, है ना। मेरा सिर्फ पर्पज क्या है, एक शॉर्ट रिविजन, इसलिए अपन यहाँ पे फास्ट में लेके चल रहे हैं। कोई भी ऐसा एज्यूम ना करे सर बहुत फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो, इसका डिटेल्ड कोर्स मैं अमर ज्योति प्राइम ऐप पे ऑलरेडी बहुत डिटेल में करा चुका हूँ। तो अगर आपको फुल डिटेल में पढ़ना हो, एक एक रीजन समझना हो, आपको एग्जाम्पल समझने हो, है ना, नॉन टेक एग्जाम्पल देखने हो, बेसिक चीजें समझनी हो, तो आप उस कोर्स को इनरोल कर लीजिएगा। लेकिन अभी व्यापम एग्जाम अगर जैसे पास में तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा उस कोर्स को आप पढ़ें, क्योंकि वो एक डिटेल्ड कोर्स है, उसमें आप इतना देर नहीं कर पाएंगे कि 10 दिन में कंप्लीट कर पाए। वो सब्जेक्ट आपका टाइम लेगा, लेकिन एक बार पढ़ो तो अच्छे से काम करेगा, ठीक है ना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमको 10 से 15 दिन में पढ़ना है, फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, लाइफ में प्रिपरेशन नहीं करने वाले हैं, तो फिर ठीक है आप उसको इनरोल मत करिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।